बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर का, इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से संबंध। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर आपका शो पे। और हमारे साथ है रॉबिन सचदेव सर, जो कि विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हम कह तो रहे हैं, मतलब एक तरह से कयास ही है कि वहाँ हड़कंप मच गया है तो क्या ट्रंप फंस गए हैं। उन्हें क्या ये इस बात का एहसास हो रहा होगा, अपने आसपास के जितने विरोध के स्वर उनके दिखाई दे रहे हैं, अपने करीबी छोड़कर जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो उनकी लोकप्रियता की रेटिंग्स हैं वो लगातार गिर रही हैं और वो लगातार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। अच्छा, एक भी कोई फैसला रिमार्केबली कोई ऐसा नहीं है जो बीते कुछ वक्त में सही साबित हुआ हो। टैरिफ का फैसला लिया, वो कोर्ट ने पलट दिया। हार्वर्ड वाला फैसला लिया, वो कोर्ट ने पलट दिया। अब यहाँ पर मरीन्स को भेजने का, 700 मरीन्स को भेजने का और नेशनल गार्ड्स के डिप्लॉयमेंट का इशू आया तो उनको बैकलैशेस झेलने पड़ रहे हैं। क्या उनको इस बात का एहसास होगा सर, या वो आगे ही बढ़ते रहेंगे? आप पहले तो देखें कि जो राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तित्व है, जिस तरह से पूरा विश्व उनको जानता है, मुझे नहीं लगता है कि उन पर बहुत ज्यादा इसका असर होने वाला है। हालांकि अभी केवल 4 महीने हुए हैं उनके दूसरे कार्यकाल को और 4 साल तक वो बने रहेंगे। पर क्या वो गिरती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर या अपने जितने भी निर्णय हैं उनको ना साधने की परिस्थिति में वो क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। हाँ, 2 चीजें इससे साफ जाहिर हैं। एक तो ये कि यदि उनकी आप शुरू की टीम देखें और देखें कितने लोग उनसे अलग होते जा रहे हैं अपनी ही टीम से, और दूसरा ये कि न केवल विदेशों में बल्कि अब अमेरिका के अंदर भी आक्रोश आना शुरू हो गया है, खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग अलग प्रांतों में जिनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कैलिफोर्निया। बड़े 3 राज्य हैं, कैलिफोर्निया, इलिनॉय और न्यूयॉर्क, जो डेमोक्रेटिक का एक तरह से गढ़ माने जाते हैं। तो वहां भी आक्रोश आकर सामने शुरू हो गया है। तो ये मुझे लगता है अपने आप में अमेरिका की अपनी छवि पर ज्यादा खराब असर डालता है। व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप पर इसका कोई खास असर होने वाला मुझे लगता नहीं। हालांकि आपने जैसे कहा कि 700 मेरीन्स को, एक्टिव ड्यूटी मेरीन्स को वहां डिप्लॉय करने की बात है। उनको बिन लादेन को लाने के लिए पाकिस्तान भेजा गया था या फिर इराक में भेजा गया था। तो उन्हीं सैनिकों को जो आपकी सबसे पोटेंट फोर्स है कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेजने की, वो अपने ही आप लॉस एंजलिस में भेजेंगे। तो इससे जो अस्थिरता है वो तो बढ़ेगी, पर जो छवि है अमेरिका की कि ये भूमि है, यहाँ आप अपनी बात खोलकर कह सकते हैं, विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कहने की आजादी वगैरह है, तो वो जो छवि है उसका नुकसान अलग अलग तरह से होगा। चाहे वो निवेश को लेकर हो या कर्ज जो देना चाहते हैं देश या संस्थान अमेरिका को, उनके नजर में हो, जो उनसे हिस्सेदारी साझेदारी करने चाहते हैं उनकी नजर में हो। तो मुझे लगता है ये 4 वर्ष जो राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, ये लगातार धीमी गिरावट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व में हुई है उसको और बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये मुझे ज्यादा ये लगता है कि अमेरिका की छवि पर जो इसका असर है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा चिंता का विषय है। और पिछली बार भी पहले कार्यकाल में भी उन पर इंपीचमेंट हुई थी। मुझे नहीं लगता उनको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब उनकी नीतियों में कोई बदलाव आ जाएगा, बार बार इस तरह से जब नीतियां उनकी लागू नहीं हो पा रही हैं, तो उन पर कोई खास असर होने की मुझे उम्मीद नहीं है। पर मुझे लगता है अमेरिका की अपनी छवि पर बहुत ज्यादा खराब असर पड़ रहा है इन सब चीजों का। एब्सोल्युटली का आंसर ही लेने के लिए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बट बहरहाल एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, एक मर्तबा ऐसा नहीं है जब ट्रंप साहब पर इस तरह के आरोप लग रहे हों। अभी जो उन्होंने एक तरह से 14 जून को अपने बर्थडे को भव्यतम रूप देने की भी कोशिश की है। वहाँ पर वो बैस्टल डे प्रेरित सैन्य परेड जो करा रहे हैं, अच्छा कमाल की बात है, पेंटागन ने मना किया कि आप ऐसे मत कीजिए वरना ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेना का राजनीतिकरण हो गया है। बट वो नहीं माने और उसको वो कर रहे हैं। वो जो कतर से अल्ट्रा लग्जरी जंबो जेट लेकर आए हैं उसमें भी वो खर्चा कर रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद उसको कोई इस्तेमाल ना कर पाए। अभी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, जो DHS जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है उसके द्वारा एक फंडेड होमलैंड सिक्योरिटी सचिव जो क्रिस्टी नोम है, वो उस प्रोग्राम में उनकी वो लगातार तारीफ कर रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक ज़माने में जो डीप स्टेट हुआ करता था
वो दरअसल मागा फैमिली में कन्वर्ट हो गया है ट्रंप के इर्द गिर्द। तो अमेरिका एज अ नेशन ये दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? और क्या, छोड़िए ट्रंप के जो समर्थक हैं, उनकी जो पार्टी है और उनके समर्थक जो अमेरिकन नागरिक हैं, क्या वो इस बात से चिंतित नहीं होंगे? बिल्कुल चिंतित होंगे। मुझे लगता है कि आप देखें कि क्या ट्रंप फंस गए हैं, इसका जवाब इसमें है कि क्या उनकी अपनी टीम उनसे अलग होती हुई नजर आती है। उनके जो अपने खास समर्थक थे, बिल्कुल क्लोज मेंबर्स उनकी टीम में थे, काफी लोग उनसे ही छूटते हुए नजर आते हैं। और जो कुछ दूसरे बचे हैं, जैसे आपने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ को एक बहुत ज्यादा प्रशंसा करने की जरूरत पड़ती है, या आर्मी को किसी पर्सनल एक तरह से उनका बढ़ाई में उनकी एक तरह से पर्सनल इवेंट पे कुछ करना पड़ता है, तो वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे वो जो सफोकेशन फील करेंगे और अलग होते हुए नजर आएंगे। काश पटेल जो एफबीआई के डायरेक्टर बने थे, अब नहीं है, उन्होंने एक किताब लिखी पिछले साल, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स करके, काफी प्रसिद्ध हुई ये किताब, जिसमें बेसिक लॉजिक यही था कि पहले कार्यकाल में ट्रंप को डीप स्टेट ने काम नहीं करने दिया, क्योंकि आपने जिक्र भी किया अभी बात में कि डीप स्टेट क्या उनको काम करने नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में दूसरे देशों के कंपैरिजन में, मुकाबले में, जो संस्थान हैं वो काफी ताकतवर हैं। आपने जुडिशरी का उदाहरण दिया बार बार, वहां की जो संसद है उसकी बात है, वहां का जो मीडिया है, यूनिवर्सिटीज देखें किस तरह से हार्वर्ड सामने खड़ा है, या कैलिफोर्निया में गवर्नर ने कोर्ट केस डाला है उनके अगेंस्ट, और रक्षा सचिव हेगसेथ के विरोध में कि उनको ये सब सेनाएं हटानी चाहिए। और कमाल की बात ये देखें कि हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने जो मैरिन डिप्लॉय किए हैं 700, वो चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के जो जनरल केन हैं, उनके एडवाइस पर उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। तो ये किस तरह से वो सेना का भी एक तरह से उसमें उपयोग करने की कोशिश है कि ये वाकई सेना ने सोच समझकर ये सलाह दी है कि इस तरह से मारीन वहां भेजे जाने चाहिए, तैनात किए जाने चाहिए। और बीबीसी ने तो यहां तक कहा कि व्हाइट हाउस ने ये जो आईसीई है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अमेरिका का, उसको एक टारगेट दे रखा है कि 3000 इलीगल इमिग्रेंट आपको रोज अरेस्ट करने चाहिए। तो ये एक तरह से किस तरह, क्या अजीबोगरीब एक तरह से तरीका है सरकार चलाने का। और उसमें यह भी सच्चाई है, जैसे सचदेव सब कह रहे हैं, कि इस पूरे माहौल में लगातार जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ताकत, खासकर राष्ट्रपति की ताकत है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट का जो जिम्मेदारी है उसमें केवल करीब 1,37,000 एम्प्लॉय फेडरल हैं, बाकी सब के सब 8 लाख राज्यों के एम्प्लॉय हैं। राज्य वहां अमेरिका में बहुत ताकतवर हैं, बहुत अलग अलग तरह से वो निर्णय लेते हैं, कुछ के तो अपने संविधान भी हैं, और उनकी हामी के बगैर नहीं वहां कुछ भी कर सकते मन मर्जी से। पर धीरे धीरे क्योंकि ट्रंप सारे काम कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम से करना चाहते हैं, कि हर चीज में वो नेशनल सिक्योरिटी का एक तरह से बहाना लगाकर अपनी ताकतों को बढ़ाकर अलग अलग प्रांतों में घुसना चाह रहे हैं। तो ये जो वहां के ढांचे पर भी एक तरह से, मैंने पहले छवि भी, अमेरिका की छवि की बात की, उसके अलावा अमेरिका का जो गवर्नेंस का ढांचा है उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा असंतुलन आने की संभावना है, कि किस तरह से जो प्रेसिडेंसी है खासकर, और कुछ हद तक फेडरल गवर्नमेंट है, उसका जो दबदबा है प्रांतों पर, जो ऐतिहासिक तौर पर नहीं होना चाहिए था, ना था, वो बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा 2020 में भी ब्लैक लाइफ मैटर का जब प्रदर्शन अलग अलग शहरों में हुए, तो भी पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कहा था कि वो नेशनल गार्ड डिप्लॉय करेंगे, पर उस वक्त नहीं हुए थे। तो ये लगातार उनका जो तरीका है, मैक्सिमम प्रेशर, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की बात हो, विदेश नीति की बात हो, या अपने घरेलू चिंताओं को उनको सुलझाने की कोशिश हो, या मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटेजी जो रणनीति उनकी है, उससे न केवल छवि पर नुकसान हो रहा है, पर मुझे लगता है अमेरिका का जो लोकतंत्र का बड़ा ही एक तरह से सटीक और ताकतवर ढांचा जिसको विश्व मानता है, उस पर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ चोट लग सकती है आने वाले समय में। 4 वर्ष मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा है, और उसमें काफी चीजें हैं जो अलग एक दूसरी ओर जा सकती हैं, यहाँ वो नहीं जानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। कि ट्रंप जो कर रहे हैं अपने नागरिकों के खिलाफ, सेना का, मरीन्स का इस्तेमाल, जो आपने कहा कि बिल्कुल अफगानिस्तान में जो लोग ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भेजे गए थे, उनको आप अमेरिकन सिटीजन्स को या अमेरिकन
प्रोटेस्ट को जो कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, अगर यही काम अगर कोई दूसरा देश कर दे तो हम जानते हैं कि सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। चलिए ये तो एक बड़े वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा थे, लेकिन कभी भी हांगकांग में कुछ प्रोटेस्ट हो जाता है, कहीं टर्की में कोई प्रोटेस्ट हो जाता है, बेलारूस में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर तो बिल्कुल क्रिटिसिज्म आ जाता है इनका सामने। तो दुनिया में अगर कोई दूसरा देश, दूसरा मुल्क अगर ऐसा कर ले तो अमेरिका जो है वो दादा बनने के लिए निकल पड़ता है। और खुद के देश में क्या हो रहा है, तो आप क्या इस बार ये ऑकवर्ड परिस्थिति देख पा रहे हैं सर एक आम अमेरिकन सिटीजन के लिए? बहुत अच्छी आपने बात की कि अमेरिका से ही एक नया डॉक्ट्रिन निकला था, रिजीम चेंज डॉक्ट्रिन, कि यदि मान लीजिए कोई किसी भी देश का नेतृत्व जो है वो अपने देश के नागरिकों को कल्याण, सुरक्षा वगैरह नहीं दे पा रहा है, जहां खासकर एथनिक क्लिंजिंग वगैरह का माहौल बनता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मतलब बड़ी शक्तियां जिसको कहा जाए, वो मिलकर वहां जाकर सरकार भी बदल सकती हैं। यहां तक बात है कि किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत है, और उसका नेतृत्व, इस पूरे अभियान का नेतृत्व अमेरिका करीब 1 सदी से कर रहा है। वही अमेरिका आज प्रदर्शन के अधिकार के विरोध में आप देखें अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा करता है। तो ये बहुत ही एक तरह से असमंजस का माहौल है कि क्या अमेरिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानता भी है या नहीं मानता है, या खासकर राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो इन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं या नहीं विश्वास रखते हैं। तो क्या उनका जो खास एक नेतृत्व का कारण है कि वो क्योंकि लोकतांत्रिक देश हैं, अपने आप में अपने आप को एक मॉडल की तरह से पेश करते हैं कि गुड गवर्नेंस कैसे होता है, जो नागरिक हैं उनको बोलने का, रहने का, अपना लाइवलीहुड करने का अधिकार किस तरह से मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। यदि आज इस तरह से माहौल बिगड़ता है अमेरिका में, तो फिर मुझे लगता है कि जो इस तरह के तानाशाह शक्तियां दूसरे देशों में है, विश्व भर में, उनको भी एक तरह से आप कहें कि ये एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी कुछ चाहे कर सकते हैं अपने देश में। आपने सही बात कही कि यदि ऐसा ही कुछ दूसरे देश में होता है तो ऐसी एक तरह से उम्मीद होती है कि अमेरिका उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगा, उसको रोकेगा, वहां के नागरिकों की जो बेसिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको बचाए रखने की कोशिश करेगा। पर यदि इस तरह के जो अधिकार अमेरिकन नागरिक हैं उनका हनन होना शुरू हो जाता है, तो न केवल वहां की चिंता होगी, पर इस तरह के जो दूसरे नेतृत्व हैं दूसरे देशों में, उन पर सवाल कौन उठाएगा? उनको और भी मुझे लगता है एनकरेजमेंट मिलेगी कि जो जिस तरह से चाहे तानाशाही वो भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने शुरू से ही बहुत से तानाशाहों के साथ दोस्ती रखी है, हिस्सेदारी रखी है, पर सैद्धांतिक तौर पे उन्होंने हमेशा कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को वो सबसे आगे रखते हैं, पहले मानते हैं। और ये यदि इस तरह का माहौल बिगड़ता है, जिस तरह से नेतृत्व आज अमेरिका में है कि आप टैरिफ बढ़ा देते हैं 140%, फिर दूसरे दिन घटा लेते हैं, फिर इस तरह से आप सेना को वहां भेज रहे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत अचंभा होगा कि यदि कल राष्ट्रपति ट्रंप कहें कि उन्होंने नेशनल गार्ड और मैरीन्स को वापस बुला दिया है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उथल पुथल वाली उनकी राजनीति लगातार बनी रहेगी। पर यह है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, इससे अस्थिरता बढ़ती है, इससे लोगों का इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, उनके जो दूसरे देश हिस्सेदार हैं उनका विश्वास कम हो जाता है अमेरिका के ऊपर कि क्या जो बात इन्होंने कही है, जब कोई बात हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये बहुत तरह से पूरे विश्व पर भी इसका मुझे लगता है कि खराब प्रभाव पड़ेगा। मैं तो कई दशकों से अक्सर कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो पूरे विश्व में शायद चुनाव होना चाहिए कि कौन जाएगा व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो जो वहां बैठ के करते हैं उसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बहुत ज्यादातर विश्व के दूसरे देशों पर भी उसका बोथ सकारात्मक भी जाता है, नकारात्मक असर भी जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय फिर दूसरे देशों के लिए भी हो जाता है। जो दूसरे विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चिंता का विषय हो जाता है कि अमेरिका में इस तरह से अधिकारों का हनन यदि हो रहा है तो क्या लोकतंत्र अपने आप में एक मॉडल बना भी रहेगा या वो नहीं बनेगा। यदि पूरे विश्व के आप देखें, एक संस्थान है अमेरिका में, फ्रीडम हाउस करके, वो हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं, और पिछले साल की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में विश्व भर में लोकतंत्र में गिरावट आई है। तो यदि अमेरिका में ही इस तरह की गिरावट आती है तो वो जो एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
और लोकतंत्र अपने आप में क्या एक मुखौटा बनकर रह जाएगा, या वो मुखौटा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये चिंता न केवल अमेरिका के लिए, मुझे लगता है कि विश्व के बड़े जो प्रभावी बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जैसे भारत है, एब्सोल्युटली उसको भी चिंता होनी चाहिए कि किस तरह से इस तरह का माहौल अमेरिका में जो बन रहा है उसको उसको उसमें कुछ तरह का अंकुश लगाना चाहिए, और वो अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अमेरिका दूसरे देशों में नागरिकों के अधिकारों की बात करता है, मुझे लगता है आज दूसरे देशों को ये कहना चाहिए कि अमेरिका में नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको किस तरह से हनन नहीं करने देना है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अब किसी को ज्ञान